डॉक्टर अहमद अमादुद्दीन राजी मिस्र के मशहूर आर्थोपेडिक सर्जन थे। ये एनुल शम्स यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के डिप्टी डीन भी रहे और मिस्र के वजीर सेहत भी। ये हर लिहाज से मशहूर शख्सियत थे। डॉक्टर राजी को 5 जून को हार्ट अटैक हुआ। उन्हें मशरकी काहिरा के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल उनके दोस्त का था और ये भी मुल्क का मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट है। डॉक्टर राजी की तिब्बी सूरत हाल ज्यादा खतरनाक नहीं थी। ये इस अस्पताल और इसी डॉक्टर से पहले भी ऑपरेशन करा चुके थे, चुनाचा तमाम मामलात कंट्रोल में थे। डॉक्टर राजी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और इनकी कार्डियक कैथेटराइजेशन शुरू हो गई। ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें बारीक लचकदार ट्यूब को दिल के चैम्बर में दाखिल किया जाता है और उससे मरीज की तशखीस होती है। कैथेटराइजेशन करने वाला वर्कर ज्यादा माहिर नहीं था, वो चूक गया और इस मामूली सी गलती की वजह से मिस्र के साबिक वजीर सेहत और आर्थोपेडिक सर्जन ऑपरेशन टेबल पर ही इंतकाल कर गए। ये एक बड़ी खबर थी। मिस्री मीडिया ने उसे उठा लिया। हुकूमत ने तहकीकाती कमेटी बनाई और कमेटी में भी कैथेटराइजेशन को जिम्मेदार करार दिया गया। ये बज़ाहिर एक आम खबर थी। पूरी दुनिया में इस नोयत के वाकयात होते रहते हैं। तिबी अमले और डॉक्टरों की गफलत से रोजाना सैकड़ों मरीज मरते हैं, लेकिन ये खबर मामूली होने के बावजूद गैर मामूली थी। क्योंकि मिस्र में कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए 2016 से कबल सर्जन से ज्यादा तजुर्बा और सर्टिफिकेशन जरूरी होती थी। लेकिन डॉक्टर राजी ने अपने दौर में तजुर्बा और सर्टिफिकेशन कम करके सैकड़ों नौजवानों को प्रैक्टिस की इजाजत दे दी। उनका ख्याल था सर्जरी सर्जन करता है और उसका क्वालिफाइड और तजुर्बाकार होना जरूरी है। सपोर्टिंग स्टाफ ऑपरेशन के दौरान सिर्फ छुरियां और कैंचियां पकड़ाता है, उसके लिए ज्यादा सर्टिफिकेशन और तजर्बे की जरूरत नहीं होती। लिहाजा डॉक्टर राजी की मेहरबानी से सर्जरी के सपोर्टिंग स्टाफ में इजाफा हो गया और यूं डॉक्टर्स और सर्जन की प्राइवेट प्रैक्टिस बढ़ गई। मगर आखिर में डॉक्टर राजी खुद भी ना तजर्बाकार स्टाफ की ना तजर्बाकारी का निशाना बन गए। मेरे दोस्त रजा बशीर तारड़ इस सूरत हाल को गुनाह जारिया कहते हैं। ये जापान में पाकिस्तान के सफीर हैं। मैं पिछले माह जापान गया तो रजा बशीर तारड़ ने मुझे टोक्यो की बुलंद तरीन इमारत रोपिंग हिल्स की 54वीं मंजिल पर डिनर दिया। डिनर शानदार था, लेकिन मैंने तारड़ साहब की कंपनी को ज्यादा एंजॉय किया। गुनाह जारिया की टर्म इस मुलाकात का हासिल थी। तारड़ साहब का कहना था, हम जिंदगी में जितनी नेकियां करते हैं वो सदका जारिया कहलाती हैं। अगर नेकियां सदका जारिया हैं तो फिर हमारे गुनाहों और गलतियों को भी जारिया होना चाहिए। ये भी मुसलसल गुल खिलाती हैं और बरसों बल्कि सदियों तक लोगों को उनका नतीजा भुगतना पड़ता है और ये हमारे बाद भी हमारे खाते में दर्ज होती रहती हैं। ये नुक्ता मेरे लिए नया था, चुनाचा मैंने उसे पल्ले बांध लिया। मैं आजकल एक बार फिर कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ रहा हूँ। मेरे एक दोस्त ने चंद बरस कबल मुझे इंडिया से मौलाना वहीदुद्दीन खान का तर्जमा मंगवा कर दिया था। यह सिर्फ तर्जमा है, उसमें अरबी नहीं है, लिहाजा मैं उसे आम किताब की तरह पढ़ और अंडरलाइन कर सकता हूँ। आप यकीन करें, कुरान मजीद का तर्जमा मेरा सारा परसेप्शन बदलता चला जा रहा है। इस्लाम वो नहीं है जिसे हम लेकर फिर रहे हैं। अल्लाह ताला का पैगाम बिल्कुल मुख्तलिफ है और इस मुख्तलिफ पैगाम में वो बार बार कह रहा है, तुम इस जमीन पर जो कुछ कर रहे हो तुम्हें उसका जिंदगी और आखिरत दोनों जगहों पर हिसाब देना होगा। और डॉक्टर अहमद अमादुद्दीन राजी के साथ भी यही हुआ। ये अपने गलत फैसले का रिज़्क बन गए, लेकिन सवाल ये है, क्या उनकी मौत से इनको निजात मिल जाएगी? जी नहीं, उनका गलत फैसला गुनाह जारिया है और जब तक मिस्र में लोग कार्डियक कैथेटराइजेशन का शिकार बनते रहेंगे, डॉक्टर राजी की सजा में भी इजाफा होता रहेगा। इनकी रूह का बोझ भी बढ़ता रहेगा। लिहाजा हमें भी डॉक्टर राजी जैसे गुनाह जारिया से बचना चाहिए। ऐसे गुनाह जिंदगी और आखिरत दोनों जगह हमें डसते रहते हैं। मुझे मुद्दत पहले एक सेशन जज मिले। उनका एक हाथ कटा हुआ था। मैंने उनसे हादसे की वजह पूछी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया, मैं अपनी बेटी के साथ शॉपिंग के लिए गया। वहां मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़कों ने बेटी का बैग खींच लिया। मेरी बेटी ने बैग को मजबूती से पकड़ लिया और वो मोटरसाइकिल के साथ घिसटती गई। मैं मदद के लिए दौड़ कर गया तो डाकू घबरा गए और उन्होंने गोली चला दी। एक गोली मेरे हाथ पर लगी और दूसरी बेटी के सर पर। बेटी वहीं इंतकाल कर गई, जबकि मेरे हाथ का जख्म बिगड़ गया और डॉक्टर 2 माह बाद हाथ काटने पर मजबूर हो गए। वो उसके बाद धाड़े मारकर रोने लगे। मैंने उनकी ढारस बंधाई तो उन्होंने आंखें साफ करते हुए बताया,
मैं अपनी बेटी या अपने हाथ की वजह से नहीं रो रहा, मैं मुजरिमों की वजह से रो रहा हूँ। मैंने मुलाजमत के जमाने में सिर्फ चंद हजार रुपए के लालच में बेशुमार चोरों और डाकुओं को छोड़ दिया था। मुझे रोज महसूस होता है मुझ पर गोली चलाने वाला मेरा ही छोड़ा हुआ कोई मुजरिम होगा। ये एहसास मुझे अब जीने नहीं देता। मुझे कराची में ट्रैफिक पुलिस के एक ऑफिसर से मुलाकात का मौका मिला। उसकी कहानी भी इंतहाई तकलीफदा थी। उसका खानदान सफर कर रहा था। सड़क की दूसरी तरफ से गाड़ी आई और उनकी गाड़ी से टकरा गई। ये कार छोटी थी, ये खाई में जा गिरी। इस अफसर का पूरा खानदान हादसे में इंतकाल कर गया। इसका ख्याल था मैं पैसे लेकर ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया करता था। मैं सड़क पर ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों से भी 1000-2000 रुपए ले लिया करता था। मुझे महसूस होता है मेरे खानदान को मारने वाला भी मेरा ही कोई लाइसेंस होल्डर होगा, या फिर मैंने उसे छोटी बड़ी गलती के बाद छोड़ दिया होगा और उसने मेरे पूरे खानदान को कत्ल कर दिया। मुझे इसी तरह तालीमी बोर्ड का एक साबिक चेयरमैन मिला। उसका खानदान किसी जेर तामील पुल के सतून के नीचे आकर मारा गया था। उसका कहना था मैंने सैकड़ों नालायक नौजवानों को मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में पहुंचाया था। चुनाचा हो ना हो वो पुल मेरे ही किसी क्लाइंट ने बनाया होगा और वो मेरे ही खानदान पर गिर गया और मुझे इसी तरह एक दूध फरोश मिला। उसके 3 बच्चे थे और तीनों जिस्मानी तौर पर कमजोर थे। मुझे इसने बताया मेरे बच्चों को बचपन में दूध से एलर्जी थी। ये दूध नहीं पी सकते थे जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक गई। मैंने उसे बताया आजकल ये बीमारी ला इलाज नहीं, तुम किसी अच्छे डॉक्टर से राब्ता कर लेते। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया जावेद साहब, दुनिया के पास इस बीमारी का इलाज होगा लेकिन मेरे बच्चे इस इलाज से ठीक नहीं हो सकेंगे। मैंने इस यकीन की वजह पूछी तो उसने हौलनाक कहानी सुनाई। उसका कहना था मेरे पास 50 भैंसें थी, मैं इनका दूध बेचता था। मैं लालच में आ गया और भैंसों को टीके भी लगाने लगा और दूध में डिटर्जेंट पाउडर और यूरिया खाद भी मिलाने लगा। मैंने इससे लाखों रुपए कमाए, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों को दूध से एलर्जी कर दी और मैं उन्हें उठा उठा कर फिरने लगा। मैं जब भी किसी डॉक्टर के पास जाता था तो मेरी आंखों के सामने वो हजारों बच्चे आ जाते थे जिन्हें मैं यूरिया और सर्फ वाला दूध पिलाता रहा। इन बच्चों का क्या बना होगा? क्या वो जिंदा होंगे? अगर हाँ तो इनके मेदों की क्या सूरत हाल होगी? चुनाचा मैं इस नतीजे पर पहुंच गया हूं, मेरे बच्चों का मर्ज ला इलाज है। इलाज बीमारियों का होता है, गुनाहों का नहीं, और मैं गुनाहगार हूं। मैं चंद दिन कबल एक दोस्त के दफ्तर गया। इस दिन उसके महकमे में भर्तियां चल रही थीं। मेरे दोस्त मुझे बताने लगे अकरबा परवी का ये आलम है, मेरे पास दर्जा अव्वल और दोम के लिए भी वजीरों की सिफारिशें आ रही हैं। उन्होंने उसके बाद चिट्टों का पूरा दस्ता मेरे सामने रख दिया। मैंने अपने दोस्त को गुनाह जारिया की थ्योरी सुनाई और उसके बाद उससे कहा अगर तुम अपने किसी सिफारिशी और नाअहल चपड़ासी के हाथों मरना चाहते हो तो फिर सारी नौकरियां इन चिट्टों में बांट दो, और अगर अपनी और अपने खानदान की सलामती चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर फैसले करो और अहल लोगों को सिलेक्ट करो। तुम सदका जारिया का हिस्सा बन जाओगे और इन लोगों और उनके खानदानों की दुआएं दहाइयों तक तुम्हारे खानदान की हिफाजत करेंगी। मेरे दोस्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने तमाम चिट्टें फाड़कर डस्टबिन में फेंक दी और पीए को बुलाकर कहा हम कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त नहीं लगाएंगे, तुम इन सब को दफ्तर बुलाओगे और हम इनकी बराह रास्त ज्वाइनिंग लेंगे। पीए ने घबरा कर कहा सर नैब। मेरे दोस्त ने जवाब दिया मैं इस सदका जारिया के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ।